हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय गणित में अभ्यास 4D को हल करेंगे। इस अभ्यास को हल करने से पहले हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद अभ्यास को हल करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को भी जरूर शेयर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको साइंस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैथ सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप अपने विज्ञान और गणित दोनों विषयों को पढ़ सकते हैं। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहां पे जाके आप उसको ज्वाइन करिए। वहां पे आपको मैं जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसकी पीडीएफ फाइल आपको वहां पे मिल जाएगी और हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको वहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस पार्ट को पढ़ना। इस पार्ट में हमें क्या पढ़ना है? इस पार्ट में हमें पढ़ना है दंड आरेख। देखिए, दंड आरेख क्या होता है? दंड मतलब वो पनिशमेंट वाला दंड नहीं, ठीक है, वो दंड अलग है। ठीक है, नहीं आप सोचिए जो पनिशमेंट होता है दंड देना, किसी को क्या ना, कोई गलती करे तो उसकी सजा देना, वो दंड नहीं है ये। ठीक है, दंड का मतलब होता है एक डंडी जैसा। ठीक है, एक डंडी को यहाँ पे दंड कहा जा रहा है। तो इस डंडी का उपयोग करके जो हम चित्र या डायग्राम या ग्राफ बनाते हैं उसी को दंड आरेख कहते हैं। यहाँ पे दंड को हम बार कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बार। अब इसी को हम इंग्लिश में दंड आरेख को बार डायग्राम कहते हैं, इसी को दंड आलेख भी कहते हैं, जिसको हम बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजों को आप एक ही समझिए। बार डायग्राम लिखा है तो भी वही कह रहा है, बार ग्राफ कह रहा है तो भी वही कह रहा है, दंड आरेख कह रहा है तो भी सेम चीज है, दंड आलेख कह रहा है तो भी सेम चीज है। ठीक है, इनमें कोई अंतर नहीं। चलिए, तो यहां पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि दंड आलेख बनता कैसे। तो यहां पर देखिए एक उदाहरण है, उदाहरण को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी हैं, उनका जो पूर्णांक है वो 600 है। तो 600 पूर्णांक में जो बच्चों ने नंबर प्राप्त किए हैं उनका दंड आलेख या आरेख बनाना है। तो यहां पर शिक्षार्थी का नाम, जैसे अमिता ने 450 नंबर प्राप्त किए, नमिता ने 300, दीप्ति ने 400, अजय ने 350, अमर ने 500 और नाजिया ने 550। ठीक है, तो इन बच्चों ने इतने इतने नंबर प्राप्त किए। तो अब दंड आलेख या आरेख हम बनाएंगे कैसे? देखिए क्या करते हैं, आप बस देखते जाइए ध्यान से, बाकी कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, आप चित्र में देख रहे हैं कुछ बना हुआ है, ये क्यों बना हुआ है, कैसे बना हुआ वो मैं आपको समझाता हूं। पहले क्या करेंगे, एक ऐसे इस तरह का एक चित्र बना लेंगे। ठीक, इस पॉइंट को हम ओ कहते हैं या शून्य कहते हैं, नॉर्मली ओ कहते हैं, शून्य नहीं कहते। ठीक है, ओ या शून्य एक ही आप शून्य लिखिए, क्योंकि जब आप नंबरों में अंकों को लिखेंगे तो इसको शून्य ही माना जाएगा। ठीक है, इसको ओ कहेंगे, इसको एक्स एक्सिस कहेंगे, अक्ष, एक्सिस का मतलब अक्ष, इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं, हिंदी में अक्ष कहते हैं। तो ये एक्स अक्ष है या एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यही देखिए आपको एक्स यहां मिल रहा है और यहाँ पे वाई मिल रहा है, हो गया ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि पहले हमें एक ऐसा पैमाना मानना पड़ेगा कि जिससे कि हम इतने बड़े आंकड़ों को छोटे रूप में प्रदर्शित कर पाए। जिस तरह से हम पैमाना मानते थे, जो हम पिछली वीडियो में हमने देखा कि पिक्टोग्राफ में हमें पैमाना मानना पड़ रहा था, वैसे ही हमें यहाँ पे पर भी पैमाना मानना पड़ेगा। नहीं तो चित्र, ये बार डायग्राम, ये बार, ये डंडियां जो है इतनी बड़ी बड़ी बनेंगी कि हमारी कॉपी से बाहर निकल जाएंगी। तो जब कॉपी से ही बाहर निकल जाएगी तो हम कहां जाके उसको बनाएंगे? तो इसलिए इसको छोटा करना पड़ेगा हमें, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन बहुत बड़ा आंकड़ा भी नहीं मानेंगे, पैमाना बहुत बड़ा नहीं मानेंगे ताकि डंडी एकदम छोटी बन जाए, हम देख ही ना पाए, स्पष्ट समझ में ना आए। तो थोड़ा सा ऐसा मानेंगे। कैसे मानेंगे वो मैं आपको समझा देता हूं कि हम पैमाना किस तरह से मानेंगे। देखिए, आप यहां पे देख रहे हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 550 और सबसे छोटा नंबर आप देखेंगे तो 300 है। ठीक, अब देखिए अगर यहां पर हम 100, ये जो 100 है इसको अपना एक पैमाना मान ले कि अक्ष पर अगर 1 सेंटीमीटर डंडी ऊपर जा रहा है तो ये 100 के बराबर होगा। ठीक, यही आगे बढ़कर 2 सेंटीमीटर तक पहुंच गया तो ये 200 के बराबर होगा। ठीक, यानी 1 सेंटीमीटर 100 के बराबर, दूसरा सेंटीमीटर अगले 100 के बराबर, तो दोनों मिला के 200 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमें मानना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 अंक, यानी अगर डंडी 1 सेंटीमीटर ऊपर जा रही है तो 100 अंक हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए नीचे। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि पूरा पैमाना आपको दिखाई दे। पूरा पैमाना नहीं दिखाई देगा तो हम क्या समझेंगे इसमें। चलिए, ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया। यहां पे देखिए 1-1 सेंटीमीटर के पर जो है हमारा डेटा लिखा हुआ है।
ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जो 100 लिखा हुआ है ये कितना है, 1 सेंटीमीटर। फिर ये दूसरा सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 हो गया सेंटीमीटर, ठीक। और ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर हमारा 100 है, यानी पहला सेंटीमीटर हमारा 100 के बराबर हो गया। तो अब कह रहा है अमिता ने कितना पाया, 450। तो अमिता का अगर 450 है तो 450 को हम 100 से भाग करेंगे तो ये कट गया, ठीक। 10 से 45 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 आएगा। तो हमें कितना जाना है, अमिता का जो डंडी हम खींचेंगे वो पटरी से 4.5 नापेंगे, 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए 4.5 सेंटीमीटर इतना हुआ, तो ये इतनी बड़ी डंडी हम खींच देंगे। बार का मतलब होता है कि स्क्वायर टाइप की डंडी, इस तरह की डंडी को हम बार कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की डंडी हम खींचेंगे। फिर अगला आप देखिए, नमिता ने 300 पाया, तो 300 को हम भाग करेंगे किससे, 100 से। कितना जाएगा, 3 बार। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे है तो 3 सेंटीमीटर तक खींच देंगे। दीप्ति के लिए 400 है तो 4 सेंटीमीटर तक खींच देंगे। अजय के लिए 350 है तो ये 3.5 सेंटीमीटर तक खींच देंगे। पटरी से नाप के खींचेंगे, ठीक है। पटरी कहाँ रखेंगे, ऐसे खड़ी खड़ी पटरी रख लेंगे, यहां से नापेंगे यहां तक 3.5 सेंटीमीटर आप नाप लीजिए, या यहाँ पे 500 है तो ये 5 सेंटीमीटर नाप के यहां तक खींच देंगे। और नाजिया ने 550 पाया है तो 5.5 सेंटीमीटर खींच देंगे, ठीक ठीक। अगर 1 सेंटीमीटर, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर अगर 100 अंक है तो 0.5 सेंटीमीटर, यानी 0.5 मतलब आधा, इसी को आधा कहते हैं ना। ये कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर, 50 अंक के बराबर होगा, ठीक। तो इस तरह से हम बार ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे भी। देखिए ये ऊर्ध्वाधर, ये जो बार ग्राफ बना है ये ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ है, और यहां पे जो बार ग्राफ बना है ये क्षैतिज दिशा का बार ग्राफ है। सेम चीज है, अंतर क्या है कि जो अंक हम यहां लिख रहे थे 100, 200, 300, 400, वो हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक। और विद्यार्थियों के नाम हम यहां पे लिख रहे हैं, ठीक। और बाकी पटरी से हम, पहले हम खड़ी पटरी रख के ऐसे ऐसे नाप रहे थे, लेकिन अब हम ऐसी पटरी रख के नापेंगे। जैसे आप देखेंगे तो अमिता ने कितना पाया, अमिता ने 450 पाया, तो हम 4.5 सेंटीमीटर ऐसे पटरी रख देंगे, इस तरह से पटरी रखेंगे, 450, 4.5 पॉइंट यहां नाप लेंगे। नमिता का 3 सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर का हमारा 300 नंबर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सभी को नाप नाप कर हम यहाँ पर लिख देंगे और ऐसे डिजाइन बना देंगे, तो इससे हमारा बार ग्राफ तैयार हो जाएगा। अब फायदा सेम चीज है, जैसे पिक्टोग्राफ से चीजें हमें समझ में आती थी, वैसे ही बार ग्राफ से भी चीजें समझकर हम प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कुछ सावधानियां हम पढ़ लेते हैं कि बार ग्राफ जब हम बनाएंगे तो क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, दंड आरेख की विषय वस्तु को ग्राफ के ऊपर एक शीर्षक के रूप में लिखना चाहिए। जो भी दंड आरेख हम बना रहे हैं उसका हमें एक शीर्षक के रूप में ऊपर हेडिंग के तौर पे लिख देना चाहिए कि किस चीज का बार ग्राफ है। आगे ग्राफ में पैमाना अवश्य लिखना चाहिए। पैमाना ऐसा होना चाहिए कि आकार ना तो बहुत बड़ा हो, यानी जो दंड हम बना रहे हैं, जो डंडी बना रहे हैं, उसका आरेख ना बहुत बड़ा हो और ना ही इतना छोटा कि स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। सभी दंडों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। सभी दंडों के बीच की दूरी जो है वो भी समान होनी चाहिए, और प्रत्येक दंड का आधार जो है एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक डंडी यहां से खींच दिए और दूसरी डंडी ऐसे खींच दिए, ऐसा नहीं होता। हर डंडी, अगर एक डंडी यहां खींची गई है तो दूसरी डंडी भी ऐसे ही खींची जाएगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम, अब चलिए ये सब उदाहरण छोड़ते हैं। अच्छा, छोड़ते क्यों, उदाहरण कर ही लेते हैं, छोड़ना क्यों। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, और छोटा करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए कोई नहीं, उतना तो आप वीडियो जूम करके देख लेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे एक दंड आरेख की व्याख्या की गई है, एक दंड आरेख बनाया गया है। दंड आरेख किस चीज का है, एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक कमीज की बिक्री का अध्ययन करें, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है, यहाँ पे दिन दिया गया है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। और यहाँ पे दिया गया है कितनी कमीज बिकी, तो यहाँ 10 कमीज, यानी ये 5 है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, ये हमें आंकड़े दे दिए गए। एक इकाई का मान है 5 कमीज, ठीक है। एक इकाई यानी ये जो एक खाना है ये 5 के बराबर है, ठीक। इसी हिसाब से 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20, इस हिसाब से है। अब देखिए ये वाली सोमवार को ये डंडी कहां तक गई है, यहां तक, यानी कितनी बिक्री हुई। एक मिनट, ये सारी चीजें मिटाते हैं तब बिक्री लिखेंगे ना। मान लीजिए ये अगर 5 के बराबर है तो 5 दूनी 10, तो ये 15 हो गया, ये 20 है तो ये 25 हो गया, ये 35 हो गया, ये 45 हो गया, ये 55 हो गया, ये 65 हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि सोमवार को कितनी बिक्री हुई, तो सोमवार को 25
फिर मंगलवार को 15, बुधवार को 55, बृहस्पतिवार को 60 और शुक्रवार को हमारा 35 और सबसे अधिक हुई हमारा शनिवार को 70। अब नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर दीजिए। किस दिन अधिकतम कमीज बेची गई? तो शनिवार को। ठीक। किस दिन न्यूनतम संख्याओं में कमीज बेची गई? तो सबसे छोटी डंडी कौन सी है? मंगलवार की। तो मंगलवार उत्तर हो जाएगा इसका, सॉरी इसका। ठीक है। और बृहस्पतिवार को कितनी कमीजें बेची गई? तो बृहस्पतिवार को आप देखिए 60 कमीजें बेची गई। तो दंड आरेख देखकर भी हम प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम प्रश्नों को थोड़ा सा हल कर लेते हैं क्योंकि हम बहुत टाइम दे चुके हैं। अब यहाँ पे प्रश्नों को हल करते हैं। तो 4D में जो कुल प्रश्न है आपके 1, 2, 3 प्रश्न है, तो तीनों प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करते हैं। चलिए देखिए अभ्यास 4D पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बार ग्राफ दिया गया है। ठीक है, बार ग्राफ में यहाँ पे विषय है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, ये दिया गया है ना। तो जब इतना दिया गया है तो और यहाँ पे आपको दिया गया है क्या 10, 20 यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, तो इस हिसाब से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। ये जो दंड आरेख है ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि मोहित जो छात्र है उसने वार्षिक परीक्षा में किस विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं वो दिखाया है। जैसे हिंदी में इसने प्राप्त किए हैं 60 नंबर, कितने 60, अंग्रेजी में 55, ऐसे ही गणित में 80 और इसमें 75, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ना तो ये 75 हो जाएगा। और फिर सामाजिक विज्ञान में आप देखेंगे 50। तो इस तरह से मोहित ने अंक प्राप्त किए हैं। तो अब देखिए यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? तो क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में कितने अंक प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, ये बता रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं? तो सबसे अधिक प्राप्त किए हैं गणित में। किसमें? गणित में। किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं? तो अंग्रेजी में सबसे कम, अंग्रेजी में नहीं, सामाजिक विज्ञान में 50 नंबर प्राप्त किए हैं, तो सामाजिक विज्ञान में सबसे कम नंबर पाए। अगला प्रश्न, प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। तो ये भी हम आसानी से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ठीक, चलिए तो इस हिसाब से हम ये सारी चीजें दर्शित कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया उत्तर। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित आरेख वर्ष 2000 से लेकर 2004 के बीच में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा को दर्शाता है। हर साल का, मतलब 2000 से शुरू किया गया है, 2004 तक सरकार ने कितना गेहूं खरीदा है वो दिखाता है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन है। ठीक है, कितना? 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो 2000 में 15,000 टन, 2001 में 25,000 टन, 2002 में 20,000 टन, 2003 में भी 20,000 टन और 2004 में सबसे ज्यादा है हमारा 30,000 टन। तो अब प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। इस आरेख का पैमाना क्या है? इस आरेख का पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी? तो सबसे अधिक 2004 में खरीदी गई। किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई? तो 2000 में खरीदी गई। ठीक, वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई? 2002 में हमारा 20,000 टन खरीदा गया। ठीक, तो देखिए है ना, सही है। चलिए वर्ष, अच्छा 1 मिनट, यहां कह रहा है, हाँ ठीक है, वर्ष 2004 में खरीदा कितना गया? 30,000 टन। ठीक है, 30,000 टन खरीदा गया ना 2004 में। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 भी आपका हल हो गया है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर तीन भी सेम एक ही तरह का प्रश्न है, जैसा प्रश्न 2 था वैसे प्रश्न 3 है। तो इसको आप खुद से हल करिएगा। ठीक है, सोल्यूशन जो उत्तर है वो यहाँ पे हल किया जा चुका है, लेकिन एक बार प्रयास जरूर करिएगा खुद से हल करने का। प्रश्न नंबर 3 आप खुद से हल करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। अच्छा 3 ही प्रश्न थे, सॉरी। तो चलिए यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्न आपके हल हो चुके हैं। कहीं कोई डाउट हो, कोई चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।